हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नीतीश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूँ। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड किसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता क्या होती है। रिलायबिलिटी की मीनिंग देखेंगे हम लोग। आखिर रिलायबिलिटी हम कहते किसे हैं। रिलायबिलिटी की मीनिंग हम दो सेंस में देखेंगे। एक जनरल टर्म में हम रिलायबिलिटी कैसे कहते किसे हैं। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिलायबिलिटी की टेक्निकल मीनिंग क्या है, यानी एक टेक्निकल मीनिंग की बात करेंगे और एक जनरल मीनिंग की बात करेंगे। साथ ही साथ रिलायबिलिटी के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं ज़रूरी है। साथ ही साथ रिलायबिलिटी का संबंध किससे है, किससे नहीं है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी क्या होता है। तो आज केवल हम लोग रिलायबिलिटी के बारे में जानेंगे। बाद में रिलायबिलिटी चेक करने का जो मेथड है नेक्स्ट वीडियोस में देखते रहेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है रिलायबिलिटी, आखिर है क्या विश्वसनीयता। तो बात बात में हम लोग कहते हैं ये रिलायबल नहीं है, फलाना पर्सन नहीं रिलायबल है, वो रिलायबल नहीं है, ये रिलायबल नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, यहाँ पर दोनों टर्म मैंने ले लिया है, लेकिन मेन फोकस हमारा रिलायबिलिटी ही है। तो जैसे एग्जांपल फर्स्ट देखिए क्या लिखा है। अ टेस्ट डिज़ाइन टू मेजर टाइपिंग एबिलिटी, इफ़ द टेस्ट इज रिलायबल वी वुड एक्सपेक्ट अ स्टूडेंट हु रिसीव्स अ हाई स्कोर the first time he takes the test to receive a high score the next time he takes the test, but they should be close। यानी कि पहले एग्जाम्पल में ये लिखा है कि मान लीजिए एक टाइपिंग टेस्ट है जो आप टाइपिंग करने जाते हैं, ठीक है। एक टाइपिंग टेस्ट है, उसमें एक स्टूडेंट का टाइपिंग टेस्ट लिया गया और पहली बार जब टेस्ट लिया गया तो उसका स्कोर मान लीजिए 100 में से 55 आया। और फिर दूसरी बार जब उसका टेस्ट लिया तो भी उसका 100 में से मान के चलिए इस बार 52 आ गया या फिर 57 आ गया। तो दोनों बार जब टेस्ट लिया गया, मतलब टेस्ट 1 और टेस्ट 2, तो स्टूडेंट का जो स्कोर था लगभग एक जैसा था। मतलब कि +-5 का डिफरेंस चलता है रिलायबिलिटी में, तो वो इतना इशू नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए स्कोर में +-5 का डिफरेंस है तो ये माना जाता है कि टूल रिलायबल है, टेस्ट रिलायबल है। तो मान लीजिए बच्चा जो था टेस्ट 1 में 55 मार्क्स लाया पहली बार में, फिर सेकंड टाइम वही टेस्ट दिया गया तो उस बार 52 ले आया या 57 ले आया, 57 ले आया। तब हम ये कहते हैं कि जो टेस्ट बनाया गया है, जो आइटम्स डाले गए हैं उसमें, या जो टेस्ट आइटम्स हैं, जो टेस्ट है वो रिलायबल है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं रिलायबिलिटी। यानी कि रिलायबिलिटी का सीधा सा मतलब क्या है, जब एक ही टेस्ट डिफरेंट टाइम पीरियड में अप्लाई किया जाए तो उसका जो स्कोर है वो चेंज ना हो, ठीक है। वो चेंज ना हो, लगभग उसी के बराबर स्कोर हो, प्रीवियस स्कोर के बराबर स्कोर आ जाए या तो +-5 के डिफरेंस के साथ स्कोर आ जाए, तो हम कहेंगे कि एक पर्टिकुलर टेस्ट जो है आपका रिलायबल होता है। एग्जाम्पल 2 देखिए क्या है। जैसे इफ़ यू टेस्ट समवन एंड ही इज़ गॉट 100, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम डू अगेन, इफ़ यू गेट द सेम रिजल्ट इट इज़ रिलायबल, बट इफ़ यू गेट डिफरेंट रिजल्ट इट इज़ वैलिडिटी। अब देखिए यहाँ पर सेकंड एग्जांपल में भी सेम वही बात कही गई है जो मैंने अभी बता दी, कि मान लीजिए आपने किसी का कोई टेस्ट लिया और उसने 100 स्कोर किया, ठीक है, 100 स्कोर किया। फिर कुछ समय बाद दोबारा उसी टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट किया उसी पर्सन पे, फिर से वो क्या लाया, 100 मार्क्स लाया, या मतलब सेम रिजल्ट लाया, तो इसको हम कहेंगे रिलायबिलिटी, ठीक है। बट अगर वो दूसरी बार जो है सेम रिजल्ट नहीं ला रहा है, रिजल्ट में डिफरेंस है, तो वो कहलाएगी वैलिडिटी, ठीक है। एग्जाम्पल 3 देखिए क्या है। व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स नो द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इट इज़ रिलायबिलिटी। यानी कि जब क्लास के सभी विद्यार्थी आप द्वारा पूछे गए प्रश्न का आंसर जानते हैं तो ये विश्वसनीयता कहलाएगी। क्यों? क्योंकि सभी विद्यार्थियों को एक ही आंसर पता है कि इस पर्टिकुलर प्रश्न का, क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। बट when students have different answers for your question it is validity। तो पर आपके प्रश्न का हर विद्यार्थी के पास अलग अलग आंसर है, तो ये वैलिडिटी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करिएगा। तो एग्जाम्पल 4 देखिए क्या है। हाउ मच टाइम डू आई नीड फॉर स्टडिंग मास्टर
दिस इज़ रिलायबिलिटी। ठीक है, यानी कि आपको किसी भी कंटेंट में मास्टरी पाने के लिए कितनी बार, हाउ मच टाइम मेहनत करने की ज़रूरत है, अध्ययन करने की ज़रूरत है, वो रिलायबिलिटी का प्रश्न है। यानी कि परफेक्शन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एक तरीके से कह लीजिए अभ्यास ही क्या है, विश्वसनीयता की ओर बढ़ाती है। हाउ मच टाइम डू आई नीड फॉर लर्निंग टूथकिश, दिस इज़ वैलिडिटी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है रिलायबिलिटी है, हम इसी पर डिस्कस करेंगे, वैलिडिटी को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग डेफिनेशन पे। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल के थ्रू बताना चाहा था रिलायबिलिटी है क्या। अब रिलायबिलिटी का अगर हम परिभाषा के आधार पर देखें तो क्या है, देखिए डेफिनेशन क्या है, द एक्सटेंट टू विच द सेम रिसर्च टेक्निक अप्लाइड अगेन टू द सेम ऑब्जेक्ट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। यानी कि जब आप किसी टेस्ट को एक से अधिक बार अप्लाई करते हैं कुछ लोगों पर, कुछ पर्सन पर, तो हर बार रिज़ल्ट जो है सेम प्राप्त होता है। तो ये आपका जो परिभाषा है ये रिलायबिलिटी का है। यानी कि रिलायबिलिटी का जो संबंध होता है, अब मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ कि रिलायबिलिटी का संबंध होता है कंसिस्टेंसी से, संगतता से, कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो इसको माइंड ना कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। यानी रिलायबिलिटी का संबंध है कंसिस्टेंसी से, संगतता से। रिलायबिलिटी का संबंध किससे है, एक्यूरेसी ऑफ द स्कोर, एक्यूरेसी से, यानी कि परिणामों की एक्यूरेसी से, एक्यूरेसी ऑफ द स्कोर। ठीक है, रिलायबिलिटी का संबंध किससे है, एक्यूरेसी ऑफ द स्कोर, कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर ऑफ दियर रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, यानी कि स्कोर की पुनरुत्पादकता से भी संबंधित होता है। आगे देखिए क्या है, रिलायबिलिटी डज नॉट इंश्योर एक्यूरेसी। रिलायबिलिटी जो है एक्यूरेसी इंश्योर नहीं करती है, ये याद रखिएगा। रिलायबिलिटी जो है, विश्वसनीयता जो है, एक्यूरेसी नहीं बताती है। एक्यूरेसी कौन बताता है, एक्यूरेसी बताता है वैलिडिटी। रिलायबिलिटी क्या बताती है, रिलायबिलिटी का सीधा संबंध है संगतता से, कंसिस्टेंसी से। अभी कंसिस्टेंसी बताऊंगा क्या होता है, पहले ये समझिए रिलायबिलिटी का संबंध किससे होता है, कंसिस्टेंसी से। अब आगे देखिए क्या है, जैसे व्हाट इज़ रिलायबिलिटी, वी ऑफन स्पीक अबाउट रिलायबल कार्स। जैसे हम डेली टू डेली लाइफ में भी रिलायबिलिटी शब्द का बहुत यूज़ करते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करना है तो हम कहते हैं ये पर्सन रिलायबल नहीं है, इससे सारी चीज़ें शेयर ना किया करो, या फिर ये कार बहुत रिलायबल है, या फिर ऑन न्यूज़ पीपल टॉक अबाउट अ यूजुअली रिलायबल सोर्सेज। या फिर कोई खबर आपको मिली तो आप कहते हैं कि ये खबर रिलायबल नहीं लग रही, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। ठीक है, इन बोथ केसेस द वर्ड रिलायबल यूजुअली मीन्स, देखिए वर्ड जो विश्वसनीयता है उसका मतलब आखिर होता क्या है, ट्रस्टवर्दी, मतलब ऐसा इंसान जिस पर विश्वास करने योग्य हो, ऐसा आइटम, ऐसी चीज़, ऐसा टेस्ट जिस पर विश्वास करने योग्य हो, जो विश्वास योग्य हो, या डिपेंडेबल भी हम जिसे कहते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने धार्मिक पुस्तकों को क्या मानते हैं, ट्रस्टवर्दी मानते हैं। जैसे हमारी गीता है, ठीक है, रामचरितमानस है, तो ये रिलायबल सोर्सेज हम मानते हैं ट्रुथ का, नॉलेज का। नेक्स्ट देखिए, इन रिसर्च द टर्म रिलायबल ऑल्सो मीन्स डिपेंडेबल इन ए जनरल सेंस। ये तो मैंने बता दिया, रिसर्च में हम लोग जनरल सेंस में रिलायबिलिटी को डिपेंडेबल भी मतलब होता है रिलायबिलिटी का। ठीक है, बट दैट्स नॉट अ प्रिसाइज इनफ डेफिनेशन, पर ये प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बात करें, देखिए रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो विश्वसनीयता का संबंध किससे है, कंसिस्टेंसी से है, टूल की कंसिस्टेंसी से है, टेस्ट की कंसिस्टेंसी से, संगतता से है। वैलिडिटी का संबंध किससे है, टूल मेजर व्हाट इज शुड, यानी कि टूल क्या मेजर कर रहा है, किस उद्देश्य से बनाया गया है, ये कौन बताता है, वैलिडिटी बताता है। यानी कि गुड असेसमेंट टूल क्या करता है, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस और एक्सेप्टेंस ऑफ रिसर्च हाइपोथेसिस। अब आगे अगर हम बात करें, देखिए रिलायबिलिटी होता क्या है, तो रिलायबिलिटी क्या है, किसी भी टेस्ट स्कोर का एक प्रमुख गुण होता है। अगर हम रिसर्च के टर्म में बात करें, साइकोलॉजी के टर्म में बात करें, एजुकेशन के टर्म में बात करें, तो रिलायबिलिटी क्या है, किसी भी परीक्षण प्राप्तांक का एक प्रमुख गुण होता है। सरल अर्थों में बात करें तो एक्यूरेसी ऑफ द स्कोर, यानी कि परीक्षण के प्राप्तांकों की परिशुद्धता से संबंधित होता है कौन, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी ऑफ द स्कोर। वैज्ञानिक अर्थ में अगर हम बात करें तो रिलायबिलिटी का संबंध किससे होता है, कंसिस्टेंसी से होता है, कंसिस्टेंसी से होता है। ठीक है, अब इसको समझिए क्या है, जैसे मान लीजिए
कोई भी परीक्षण वर्तमान समय में तथा कुछ दिनों बाद, मान लीजिए प्रेजेंट टाइम, यहाँ मैंने लिखा प्रेजेंट टाइम, मान लीजिए कोई टेस्ट आपने एडमिनिस्ट्रेट किया कुछ बच्चों पर, तो उसको मान लिया टेस्ट 1, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में, कोई भी टेस्ट जब वर्तमान समय में तथा कुछ समय बीतने के बाद संगत परिणाम देता है तो, यानी कि प्रेजेंट टाइम और फ्यूचर टाइम में, यानी कि मान लीजिए जो स्टैंडर्ड टाइम होता है दो टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट करने का, दो टेस्ट के बीच का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो 14 दिनों का होता है। तो मान लीजिए कि कोई टेस्ट आज एडमिनिस्ट्रेट किया गया कुछ बच्चों पर और उसका स्कोर आया है 55, फिर से 14 दिन बाद वही टेस्ट उन बच्चों पर अप्लाई किया गया और उसका स्कोर आया, मान लीजिए 57 आ गया या 53 आ गया या फिर 55 ही आ गया, तो उस केस में हम कहेंगे कि जो टेस्ट है वो कंसिस्टेंट है, यानी संगतता है। यानी कि टेस्ट क्या है, कंसिस्टेंट है, संगतता है और उसमें विश्वसनीयता है, यानी कि प्राप्तांकों में क्या है, संगति है, ठीक है। तो इस संगति को, यानी ये जो मैंने बताया कि जब कुछ समय बाद, मतलब एक ही टेस्ट जब कुछ समय बाद एक ही पर्सन पे 2 बार अप्लाई किया जाता है कुछ समय बाद, तो उसे हम कहते हैं टेम्पोरल कंसिस्टेंसी। क्या कहते हैं, टेम्पोरल कंसिस्टेंसी। टेम्पोरल कंसिस्टेंसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं कालिक संगति। क्या कहते हैं, कालिक संगति। टेम्पोरल कंसिस्टेंसी को हम लोग कहते हैं कालिक संगति। अब एक तो ये रिलायबिलिटी का एक पक्ष हो गया जो टेम्पोरल कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा पक्ष अब मैं बताना जा रहा हूँ, मान लीजिए कोई परीक्षण जो है वो उस परिस्थिति में भी संगत परिणाम देते हुए मान लिया जाता है, यानी एक कंडीशन है, मान लीजिए उस परिस्थिति में भी संगत परिणाम देते हुए मान लिया जाता है जब परीक्षण के जो एकांशों का कुछ सेट है, जैसे मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन है, तो उस टेस्ट को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, कुछ इवन नंबर ऑफ आइटम्स एक तरफ कर लिए और नंबर ऑफ आइटम्स एक तरफ कर लिए। मतलब 100 प्रश्न है, 100 में से पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, इस तरीके से 99वां क्वेश्चन, यानी विषम, जो उल्टा मैंने लिख दिया है, जो विषम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, मतलब जो क्वेश्चन पहला है, तीसरा है, 5वां है, 7वां है, इस तरीके से जो 99 तक क्वेश्चन है उसकी कैटेगरी मैंने अलग बना ली। और इवन क्वेश्चन जो कि 2, दूसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, और ये इस तरीके से 98 क्वेश्चन तक की मैंने कैटेगरी अलग बना ली। तो जब हम एकांशों के कुछ सेट को 2 भागों में बांट लेते हैं, जैसे 2 भागों में बांट लिया इवन और ऑड में, ठीक है, उसके बाद जब हम इन दोनों को एक ही पर्सन पे अप्लाई करते हैं और उसका जो परिणाम आता है, क्या आता है, उसका भी परिणाम सेम आता है, ठीक है, तो उस संगति को हम लोग कहते हैं आंतरिक संगति। क्या बोलते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी आंतरिक संगति बोलते हैं। आंतरिक संगति का मतलब क्या है कि परीक्षण प्राप्तांक की विश्वसनीयता से क्या तात्पर्य है कि इन दोनों तरह की संगति अर्थात कालिक संगति, यानी कि जो हमने टेम्पोरल कंसिस्टेंसी बताया और जो इंटरनल कंसिस्टेंसी बताया, इसी को हम लोग ओवरऑल क्या कहते हैं, यह है रिलायबिलिटी। ये क्या है, विश्वसनीयता है। अब आंतरिक संगति का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि आंतरिक संगति क्या है। जब हम लोग किसी भी टेस्ट के आधे एकांश को एक बार अप्लाई करें पर्सन पर और वो स्कोर कर रहा है मान लीजिए 55, फिर आधे यानी इवन वाले टेस्ट के जो इवन नंबर ऑफ आइटम्स थे उस पर कोई बच्चा 55 मार्क्स ला रहा और ऑड नंबर ऑफ आइटम्स पे भी वो बच्चा 55 मार्क्स ही ला रहा, तो हम इस स्थिति को कहते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी। और जो विश्वसनीयता है इसके 2 महत्वपूर्ण पार्ट हैं, एक कालिक संगति और दूसरा आंतरिक संगति, ठीक है। तो ये था आपका रिलायबिलिटी जो है जनरल टर्म में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मार्शल क्या कहते हैं, परीक्षण प्राप्तांकों के बीच संगति की जो मात्रा होती है उसी को इन्होंने विश्वसनीयता कहा है, ठीक है। अब एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, एक उदाहरण हम लेते हैं।
जैसे मान लीजिए एक बुद्धि परीक्षण है, यानी एक इंटेलिजेंस टेस्ट है, IT लिखा है मैंने, 50 छात्रों पर क्रियान्वयन किया गया है ना, 50 छात्रों पर कोई टेस्ट क्रियान्वित किया गया। 14 दिनों बाद पुनः वही टेस्ट आफ्टर 14 डेज, 14 दिनों बाद पुनः वही टेस्ट उन्हीं बच्चों पर क्रियान्वित किया गया। ठीक है, तब जो दोबारा क्रियान्वित होने पर प्रत्येक छात्र को लगभग क्या वही अंक प्राप्त होगा जो पहली बार में आया था। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा A है, उसने पहली बार में 50 अंक प्राप्त किए, दूसरी बार में 45 या 53, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, टेम्पोरल कंसिस्टेंसी कहेंगे। तो इसको मैंने बता दिया है। ठीक है, अब हम टेक्निकल डेफिनेशन की बात करें, किसकी, रिलायबिलिटी की। तो रिलायबिलिटी की टेक्निकल डेफिनेशन पे जब हम आते हैं तो देखिए क्या है। एक तो ये फार्मूला होता है ऑब्जर्व्ड स्कोर इक्वल टू ट्रू स्कोर प्लस एरर स्कोर। ठीक है, तो एरर स्कोर भी देखिए, एरर दो तरीके की होती है विश्वसनीयता में, एक मेथड एरर, दूसरा ट्रेट एरर। अब ऑब्जर्व्ड स्कोर, इसे हम लोग ऑब्टेन्ड स्कोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्टेन्ड स्कोर भी कहते हैं। ट्रू स्कोर वास्तविक स्कोर, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक स्कोर। ठीक है, और एरर स्कोर जिसे हम लोग त्रुटि अंक भी बोलते हैं, एरर स्कोर को हम लोग त्रुटि अंक भी बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर हम तकनीकी अर्थ की बात करें तो जो ऑब्टेन्ड स्कोर होता है वो होता क्या है, अब ये समझिए। ऑब्टेन्ड स्कोर क्या होता है, मान लीजिए जो ऑब्टेन्ड स्कोर से तात्पर्य क्या है, उन अंकों का योग, उन अंकों का या के योग, उन अंकों के योग से होता है जिसे व्यक्ति परीक्षण पर प्राप्त करता है, जिसे व्यक्ति परीक्षण पर प्राप्त करता है, परीक्षण पर प्राप्त करता है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ने किसी परीक्षण पर मान लीजिए 100 एकांशों का सही उत्तर दिया, मतलब एक टेस्ट में 100 प्रश्न है और उसने 100 के 100 सही उत्तर दिए हैं। ठीक है, तो ये कहलाएगा उसका ऑब्टेन्ड स्कोर। मान लीजिए 100 क्वेश्चन थे, 100 के 100 उसने सही उत्तर दे दिए, तो ये उसका क्या कहलाएगा, उसका ऑब्टेन्ड स्कोर कहलाएगा। ठीक है, ऑब्टेन्ड स्कोर, जैसा कि इसमें मैंने बताया, या ऑब्जर्व्ड स्कोर। अब यहाँ पर ये मैंने बताया ऑब्टेन्ड स्कोर या ऑब्जर्व्ड स्कोर, यानी कि स्कोर एक्चुअली ऑब्जर्व्ड कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, ट्रू स्कोर और एरर स्कोर। अब इसको मैं बताता हूँ। ऑब्जर्व्ड स्कोर समझ में आया। अब देखिए आगे है, ऑब्जर्व्ड स्कोर के बाद एक है ट्रू स्कोर। क्या होता है, या जिसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक स्कोर। वास्तविक स्कोर क्या होता है, वैसे ऑब्टेन्ड स्कोर होता है, मतलब वास्तविक स्कोर जो होता है बच्चे का वैसा ऑब्टेन्ड स्कोर होता है जो संयोग, यानी कि जो संयोग, चांस, घटनाओं या परिस्थितियों के प्रभाव से मुक्त होता है। यानी सिंपल सा ऐसा समझिए कि मान लीजिए आप किसी कोई परीक्षा टेस्ट देने गए हैं, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 100 क्वेश्चन में आपने 100 के 100 क्वेश्चन सही सॉल्व कर लिए, लेकिन उसमें 80 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको रियल में खुद आते थे, बिना किसी से पूछे, बिना तुक्का लगाए। यानी जो आपका ट्रू नॉलेज था वो 80 क्वेश्चन का ही था। यानी 80 क्वेश्चन आपको बिना किसी के बताए, बिना तुक्का मारे, मैंने आपने कोई तुक्का नहीं मारा, आपको किसी ने नहीं बताया, आपको कहीं से कोई हिंट नहीं मिली, वो 80 क्वेश्चन आपने अपने ज्ञान के आधार पर सही किए। बाकी के जो 20 क्वेश्चन थे, बाकी के 20 क्वेश्चन को आपने क्या किया, 20 क्वेश्चन आपने जो सही किए, आपने अपने किसी फ्रेंड से पूछ लिया, है ना, आपने जो है तुक्का मार दिया। ठीक है, या आपको किसी टीचर ने ही बता दिया। यानी एक संयोग की बात है कि 20 क्वेश्चन जो है आपने इधर उधर से सही कर लिए। जैसे आप परीक्षा में बैठते हैं तो आप इधर उधर से जो है कि हिंट ले लेके सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका ट्रू स्कोर। यानी ट्रू स्कोर क्या है आपका, 80 है। यानी कि जितना आपको खुद से आता था, बिना किसी चीटिंग के, बिना किसी की हेल्प के आपने जो किया, वो आपको क्या है, ट्रू स्कोर है। और ऑब्टेन्ड स्कोर क्या है, जब
20 भी मिल गया, यानी टोटल 100 जो है ऑब्टेन्ड स्कोर है। अब इसमें 20 क्या है आपका, 20 आपका जो आपने चीटिंग के थ्रू पाए हैं, यानी इधर उधर से संयोग से चांस थे, तो 20 जो है आपका एरर स्कोर है। 20 क्या है आपका एरर स्कोर है। अब देखिए ट्रू स्कोर क्या है, परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रू वैल्यू फॉर इंडिविजुअल्स, यानी आपको रियल में सच में कितना आता है वो आपका ट्रू स्कोर है। यानी कि 100 में से 80 क्वेश्चन आपने बिना एकदम ईमानदारी से, बिना किसी से पूछे, बिना किसी चांस के कर लिए हैं, तो ये आपका ट्रू स्कोर है। इसी को हम लोग थ्योरेटिकल स्कोर भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरेटिकल स्कोर भी बोलते हैं। अब एरर स्कोर क्या है, 80 क्वेश्चन आपने खुद से किए और 20 क्वेश्चन आपने चीटिंग करके किए हैं, तो ये 20 क्वेश्चन जो है आपका एरर स्कोर है, 80 क्या है आपका ट्रू स्कोर है, और टोटल क्या है ऑब्जर्व्ड स्कोर। अब देखिए समझ में आ रहा। अब एरर भी दो तरीके से है। मेथड एरर का मतलब क्या है, मेथड एरर का मतलब ये है कि मेथड एरर क्या होता है, देखिए मेथड एरर का मतलब ये है ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेस्ट और टेस्टिंग सिचुएशन, यानी कि टेस्ट में मान लीजिए कोई गड़बड़ी है, टेस्ट में आइटम सही नहीं डाला गया या टेस्ट के निर्देश सही नहीं दिए गए, उसकी वजह से जो एरर आता है उसे बोलते हैं मेथड एरर, या सही से मेथड अप्लाई नहीं किया गया। ट्रेट एरर क्या होता है, ट्रेट एरर व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषताओं से संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए आपने जो है कि चीटिंग कर ली, या किसी ने हेल्प कर लिया आपका, या चांस बाय चांस आपको आ गया या सही हो गया, तो ये आपका जो है ट्रेट एरर होगा। तो अब आशा कर रहा हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा कि रिलायबिलिटी का जो टेक्निकल मीनिंग है क्या है। रिलायबिलिटी का टेक्निकल मीनिंग है ऑब्जर्व्ड स्कोर इक्वल टू ट्रू स्कोर प्लस एरर स्कोर, ठीक है। और एरर स्कोर क्या है, एरर स्कोर है डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड स्कोर एंड ट्रू स्कोर। तो अगर हम इसको ऐसे करें, OS इक्वल टू TS प्लस ES। अब ट्रू स्कोर जैसा कि मैंने बताया, ट्रू स्कोर आपको बता ही दिया क्या है। ट्रू स्कोर जो है आपको रियल में क्या आता है वो आपका ट्रू स्कोर है, बिना चीटिंग वाला। और टोटल है ऑब्जर्व्ड स्कोर, ठीक है। तो ये इसका टेक्निकल डेफिनेशन था। अब अगर हम कॉन्सेप्चुअली रिलायबिलिटी की बात करें, तो रिलायबिलिटी का फार्मूला हम क्या कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअली, ट्रू स्कोर अपॉन ट्रू स्कोर प्लस एरर स्कोर, यानी कि ट्रू स्कोर TS अपॉन ऑब्टेन्ड स्कोर, सिंपल सा ट्रू स्कोर अपॉन एरर स्कोर, ठीक है। तो रिलायबिलिटी ऑफ द ऑब्जर्व्ड स्कोर बिकम्स हायर इफ़ एरर इज रिड्यूस्ड, यानी कि हम लोग रिलायबिलिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, त्रुटियों को कम करके रिलायबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। यानी ऑब्टेन्ड स्कोर इक्वल टू ट्रू स्कोर प्लस एरर स्कोर। ये समझ में आया, ठीक है। अब देखिए, अब हम अगर आगे बात करें, क्योंकि जो प्राप्त अंक आपका होता है, क्योंकि जो आपका ऑब्टेन्ड स्कोर होता है OS, उसको हम लोग ट्रू स्कोर और एरर स्कोर में बांट देते हैं, ठीक है। तो बांटने के बाद इस पर आधारित जो कुल प्रसरण होता है, टोटल वेरिएंस, उसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं। अब टोटल वेरिएंस या प्रसरण देखिए क्या होता है, टोटल वेरिएंस आपका हो जाएगा ट्रू वेरिएंस प्लस एरर वेरिएंस, ठीक है। और प्रसरण होता क्या है, वेरिएंस होता क्या है, सिग्मा का स्क्वायर, यानी कि डेविएशन का स्क्वायर होता है, ठीक है। प्रसरण क्या बताता है कि डेटा कितना डिस्ट्रीब्यूट है लेफ़्ट और राइट साइड। अब रिलायबिलिटी का आपको तकनीकी अर्थ भी जो है समझ में आ गया होगा कि रिलायबिलिटी आखिर होती क्या है। अब हम कैसे रिलायबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, विश्वसनीयता को बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो सबसे पहले सैम्पल साइज ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, यानी कि आप अगर कोई टेस्ट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आइटम रखिए, यानी कि 50 से 100 के बीच में, या जो भी आइडियल कंडीशन हो उसको उसके अकॉर्डिंग रखिए। यानी सैम्पल साइज बड़ा करके, एलिमिनेट अनक्लियर क्वेश्चंस, जो अस्पष्ट प्रश्न हैं उनको हटा देने से, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग कंडीशन, मतलब जो भी आप टेस्ट को स्टैंडर्ड करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो मानकीकृत परीक्षणों का यूज़ करिए। तीसरा है आपका, चौथा, मॉडरेट द डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी ऑफ द टेस्ट, जो टेस्ट की डिफ़िकल्टी लेवल है उसको मॉडरेट लेवल का रखिए, यानी उसमें जो आप प्रश्न रख रहे हैं वो ना ज़्यादा कठिन हो ना ज़्यादा सरल हो, ठीक है। मिनिमाइज़ द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स, बाह्य प्रभावों से बचा के रखिए। स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन, मानकीकृत अनुदेशनों का प्रयोग करें।
मेंटेन कंसिस्टेंट स्कोरिंग प्रोसीजर्स, और हमेशा संगत स्कोरिंग प्रोसीजर का यूज़ करना चाहिए। तो ये था जो कि विश्वसनीयता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए रिलायबिलिटी को मेज़र कैसे किया जा सकता है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है, टाइप ऑफ रिलायबिलिटी क्या है, मेथड क्या है। यहाँ पर ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये जान लीजिए कि रिलायबिलिटी का जो रेंज होता है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मान के चलिए इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, रिसर्च के जो पेपर होने वाले हैं, यूजीसी नेट का पेपर जो होगा रिसर्च सेक्शन में एजुकेशन और साइकोलॉजी के लिए पेपर फर्स्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी आप जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है हर एक पेपर में। तो रिलायबिलिटी का जो रेंज है यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा कि -1 से +1 के बीच में रिलायबिलिटी लाई करती है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर +1 है तो रिलायबिलिटी क्या होगी, 0 होगी या परफेक्ट होगी। तो जैसे जैसे आप नंबर लाइन पे +1 की ओर बढ़ेंगे, मतलब 0.1 0.2 मान लीजिए, और यहाँ +1 और यहाँ पे -1, तो जैसे जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे रिलायबिलिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज़ होगी। जैसे जैसे निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेंगे रिलायबिलिटी क्या है आपकी, डिक्रीज़ होगी। यानी कि रिलायबिलिटी का सीधा संबंध है किससे, कंसिस्टेंसी से। और अगर स्कोर एरर ज़्यादा है तो रिलायबिलिटी 0, ठीक है। एरर कम है तो रिलायबिलिटी मैक्सिमम, यानी कि रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपको एरर कम करना होगा। अब देखिए मेन चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एक यहाँ पर है, द रिलेशनशिप बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में क्या संबंध है, तो देखिए क्या है, अ वैलिड टेस्ट मस्ट बी रिलायबल। एक टेस्ट वैलिड है तो वो 100% रिलायबल होगा ही होगा, यानी कि वैलिड टेस्ट हमेशा रिलायबल होते हैं। देखिए ये यूजीसी नेट के पेपर में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि जो वैलिड टेस्ट होते हैं वो हमेशा रिलायबल होते हैं। लेकिन रिलायबल टेस्ट वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी, यानी विश्वसनीय जो परीक्षण है वो वैध हो भी सकता है, नहीं भी। लेकिन जो टेस्ट वैध है वो 101% वैलिड होगा ही होगा। तो इस तरीके से देखिए क्या है, अगर हम टोटल वेरिएंस की बात करें जो कि रिलायबिलिटी का ही एक पार्ट है, तो वो कॉमन वेरिएंस प्लस स्पेसिफिक वेरिएंस प्लस ईवी एरर वेरिएंस होता है, ठीक है। तो अगर एक बॉक्स के थ्रू मैं इसको बताना चाहूँ तो ऐसे बता सकता हूँ कि मान लीजिए टोटल पार्ट है, ये है टोटल, ठीक है। मतलब टोटल पार्ट है, इसमें कॉमन पार्ट है C और एरर स्पेसिफिक पार्ट है E और एरर है आपका E, स्पेसिफिक पार्ट है S। तो ये जो कॉमन प्लस स्पेसिफिक पार्ट होता है इसी को हम लोग कहते हैं ट्रू बिहेवियर, ठीक है, ट्रू पार्ट। और ट्रू अपॉन टोटल जो होता है, ट्रू अपॉन टोटल, यही क्या है आपका रिलायबिलिटी है। और इसमें जो कॉमन अपॉन टोटल होता है ये आपका होता है वैलिडिटी। यानी कि वैलिडिटी कब ख़त्म हो जाएगी, जब आपके टेस्ट से कॉमन पार्ट गायब हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा कि वैलिडिटी क्या है। वैलिडिटी मैंने बता दिया, वैलिड टेस्ट हमेशा रिलायबल होगा, लेकिन रिलायबल टेस्ट ज़रूरी नहीं कि वो वैलिड हो या ना हो। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स क्या है, देखिए टेस्ट, रीटेस्ट, पैरेलल फॉर्म्स, इंटररेटर और इंटरनल कंसिस्टेंसी। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस वजह से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ, आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट यहाँ पड़ी हुई है। यहाँ लगभग आपका 90% सिलेबस जो है कवर हो जाएगा। और आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन, साथ ही साथ किसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।